क्लार्क कॉमेट ने ज़मीन का 75% या उससे ज़्यादा हिस्सा तबाह कर दिया है। 5 साल बाद भी ज़मीन अभी तक सही नहीं हो सकी। इसका मलबा अब भी ज़मीन के चक्कर काट रहा है और कभी-कभी नीचे गिरता रहता है। गैरिटी फैमिली ने ग्रीनलैंड के एक बंकर में छुपकर दूसरों के साथ अपनी जान बचाई है। बंकर के लोग दुनिया को दोबारा बसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नई दुनिया फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। रेडिएशन ने बहुत सी जगहों को जला दिया है और अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें ज़मीन के नीचे रहना पड़ता है। 5 साल बाद वो सब किसी हद तक अपने नए हालात के मुताबिक ढल चुके होते हैं। अब जॉन गेरिटी एक इंजीनियर और स्काउट के तौर पर काम कर रहा होता है। वो एक मिशन पर बाहर जाता है। चेक करते वक्त उसे पता चलता है कि एक और दरार खुल गई है और लावा निकल रहा है। वो समंदर की तरफ जाता है और किनारे पर कुछ लाइफ बोट्स और एक तबाहशुदा क्रूज़र शिप देखता है। वो उन्हें चेक करता है, पर वो सब खाली हैं। वो कुछ काम का सामान ढूंढने के लिए शिप के अंदर जाता है। बेस से उसे वार्निंग मिलती है कि स्टॉर्म बन रहा है, लेकिन उस तक पहुंचने में वक्त लगेगा। वो बहुत बुरी तरह खांस रहा होता है और अपना मास्क उतार देता है। वो शिप की तलाशी लेता है और उसे एक किताब के अंदर फूल मिलता है। बेस उसे इन्फॉर्म करती है कि स्टॉर्म अब बिल्कुल उसके ऊपर है, उसे फौरन निकलना होगा। वो शिप से निकल भागता है और स्टॉर्म बिल्कुल उसके पीछे होता है। वो बेस की तरफ दौड़ता है और उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो खोल तो देते हैं, पर ज़्यादा देर खुला नहीं रख सकते क्योंकि रेडियो एक्टिव स्टॉर्म अंदर आ जाएगा। वो उन्हें दरवाज़ा बंद करने को कहता है और कहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, और बंद होते दरवाजे के अंदर जंप मारता है इससे पहले कि स्टॉर्म उसे धर ले। उसकी बीवी एलिसन बेस पर एक लीडर बन चुकी है। वो एक मीटिंग में है जहां एडम, जो लीडर्स में से एक है, उन्हें बताता है कि सप्लाईज पहले ही कम है। उसे उम्मीद है कि वो अगले साल बाहर खेती बाड़ी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अमीना कहती हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा। उन्हें बेस छोड़ना होगा क्योंकि ये मजीद गुजारे लायक नहीं रहा। मगर कनाडा और यूएसए तबाह हो चुके हैं, आइसलैंड भी खत्म हो गया है। एलिसन कहती है उसने सुना है कि वेस्टर्न यूरोप किसी हद तक सेफ है क्योंकि वहाँ स्टॉर्म्स कम हैं, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि वहाँ अब भी रेडिएशन मौजूद है। रेडिएशन की थोड़ी सी मिकदार भी लंबे अरसे के लिए खतरनाक होती है। कोई क्रेटर के बारे में पूछता है। डॉक्टर अमीना एक्सप्लेन करती हैं कि कॉमेट का मेन हिस्सा जो वेस्टर्न यूरोप पर गिरा था, उसने एक बड़ा क्रेटर बना दिया है। अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उसने अंदाज़ा लगाया है कि इससे बनने वाले पहाड़ और क्रेटर की गहराई रेडियो एक्टिव हवाओं को दूर रख रही है, जो नई जिंदगी फलने फूलने के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन जनरल कहता है कि वो ग्रीनलैंड से बहुत दूर है और यूरोप में सख्त लड़ाई की खबरें भी हैं। मीटिंग के बाद जॉन एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि वो जिंदगी के इस नई तरीके को कैसे मैनेज कर रहा है। जॉन कहता है कि अब उसे आदत हो गई है। वो उसे अपने पार्टनर के साथ हर बात शेयर करने को कहता है। अचानक बंकर हिलने लगता है। कुछ देर बाद वो रुक जाता है। जनरल उन्हें बताता है, परेशान मत हो, बंकर क्लार्क के इम्पैक्ट से बच गया था, वो अर्थक्वेक से भी बच सकता है। एलिसन फिर उस डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में पूछती है जो उन्हें मिला था, मगर एडम कहता है कि वो मजीद लोग नहीं रख सकते, ये पहले ही फुल है। लेकिन एलिसन उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और फैसले के लिए वोटिंग का कहती है। अक्सरियत ने रेस्क्यू के हक में वोट दिया। जनरल कहता है कि वो कल एक रेस्क्यू टीम भेजेंगे। एलिसन और जॉन का बेटा नीथन बंकर के स्कूल में पढ़ रहा है। उसका इंटरेस्ट सितारों में बढ़ गया है। टीचर ने बताया कि कॉमेट का कुछ हिस्सा अब भी ज़मीन की ग्रेविटी में फंसा हुआ है और उन्होंने ज़मीन के चारों तरफ एक रिंग बना ली है। जॉन अपने दोस्त के साथ पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहा है। वो लाइन ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और इस पर बहुत खुश हैं। एलिसन और उसका बेटा कम्युनिटी हॉल में आते हैं और जॉन से मिलते हैं। जॉन उसे वो फूल देता है जो उसे शिप पर मिला था। एलिसन उसके स्काउट मिशन को लेकर परेशान है क्योंकि वो रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है, लेकिन उसकी कोशिश की कद्र करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो अपने बेटे से बात करते हैं और एलिसन बताती है कि नेथन बाहर पकड़ा गया था। उसका बाप उसे डांटता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन फिर नेथन बाहर जाने की इजाज़त मांगता है तो जॉन गुस्सा हो जाता है। एलिसन कहती है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है, हमेशा बाहर जाने की जिद करता है, हालांकि वो सेफ नहीं है। वो लोग थोड़ा डांस करते हैं। नेथन बाहर जाकर सितारे देखता है। उसने अपनी शीट में छेद करके कॉन्स्टलेशंस बनाए हुए हैं। अगली सुबह एक टीम रेस्क्यू मिशन के लिए निकलती है, जिसे लीडर्स और मिलिट्री सुपरवाइज कर रहे हैं। वो कामयाबी से लोगों को बचा लेते हैं और बेस वापस आ रहे होते हैं। जॉन अपने काम पर जाता है और देखता है कि उसका दोस्त परेशान है क्योंकि दीवार पर दरार पड़ रही है। रेस्क्यू टीम दूसरी लोकेशन पर जाने की इजाज़त मांगती है जहां और लोग फंसे हुए हैं।
एडम कहता है कि वो और लोगों का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन एलिसन इस पर बात करना चाहती है कि अचानक टीम से कनेक्शन टूट जाता है। बेस हिलने लगता है, पावर चली जाती है और बेस टूटने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेस तबाह हो रहा है। भूकंप रुकने के बाद जॉन अपने दोस्त की मदद से उठता है और सबसे पहले अपनी बीवी की तरफ भागता है। खुशकिस्मती से वो ठीक होती है। फिर वो अपने बेटे को बचाने भागते हैं जो बिल्कुल ठीक है और मास्क पहन चुका है। वो उसे ज़रूरी सामान और इंसुलिन पैक करने को बोलते हैं क्योंकि वो डायबिटिक है। जॉन कुछ मास्क्स लेने भागता है। मास्क पहनकर वो बेस से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जिट पर पहले ही लोगों का हजूम है। जॉन उन्हें दूसरे एग्जिट पर ले जाता है, लेकिन वो भी टूट चुका है, पर वो किसी तरह कंक्रीट के नीचे से गुजर जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं, पर वो हिलने लगता है और वो उसके गिरने से पहले बाहर निकल जाते हैं। बाहर लोग समुंदर की तरफ भाग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे को खो देते हैं, पर फिर उसे डॉक्टर अमीना की मदद करते हुए पा लेते हैं। वो समुंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पहले ही लोग लाइफ बोट्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग एडम का मास्क चुराने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसकी मदद को जाते हैं। हाथापाई में कोई जॉन का मास्क चुरा लेता है। वो वहाँ से भागते हैं और एक खाली लाइफ बोट देखते हैं। जल्दी से वो अंदर घुसते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हालांकि लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट बोट चलाता है और वो किनारे से दूर निकल जाते हैं। अचानक उन्हें एक बड़ी लहर आती दिखती है और वो इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनामी किनारे पर खड़े लोगों को बाहर ले जाती है, लेकिन वो बोट पर बच जाते हैं। अब उन्हें फैसला करना है कि कहाँ जाना है। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का राशन है, तो वो इंग्लैंड जाने का सोचते हैं। जॉन देखता है कि रेडिएशन कम है, तो वो मास्क उतार लेते हैं। दिन गुजर जाते हैं और बोट खराब होने लगती है, लेकिन जॉन इंजीनियर होने की वजह से उसे ठीक कर देता है। रात होते ही नेथन आसमान देखने लगता है, जहां कॉमेट के टुकड़े अभी भी जमीन के ऑर्बिट में फंसे हुए हैं। नेथन अपने बाप को वो सितारे दिखाता है जो उसने स्कूल में सीखे थे। अचानक आसमान से एक मीटियोर गिरता है और वो सोचते हैं कि ये कहाँ गिरेगा। अगली सुबह बोट फिर रुक जाती है और पायलट बताता है कि फ्यूल खत्म हो गया है। अब वो लहरों के रहमो करम पर है। दिन गुजरते हैं और सब बेचैन होने लगते हैं। जल्द ही उनकी बोट किसी चीज़ से टकराती है। वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि नीचे पानी में डूबी हुई बिल्डिंग्स हैं। जॉन कहता है कि वो इस जगह को जानता है, ये लिवरपूल है और आधा शहर पानी में डूबा हुआ है। वो बोट को चप्पू से किनारे तक ले जाते हैं और बाहर निकलते हैं। उन्हें जल्द ही कोई पनाह ढूंढनी होगी। वो देखते हैं कि लोग कहीं जा रहे हैं और वो उनके पीछे चल पड़ते हैं, जहां एक रेस्क्यू बंकर मिलता है। लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिलिट्री उनको अंदर जाने से रोक रही होती है। जॉन गेट पर जाकर बताते हैं कि वो ग्रीनलैंड बंकर से हैं और पनाह चाहते हैं। सोल्जर्स बैज मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास बैज है, बाकियों का खो गया होता है। बिना बैज के सोल्जर्स उन्हें अंदर नहीं आने देते। पीछे खड़े लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और हंगामा देखकर सोल्जर्स एडम को गोली मार देते हैं और दरवाज़ा बंद करने के लिए और गोली चलाते हैं। इस अफरा तफरी में वो ग्रुप से अलग हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव तूफान आ रहा होता है और जॉन अमीना को कहता है कि उन्हें निकलना होगा। एडम मर चुका है। वो चारों एक कार रोकते हैं और लिफ्ट मांगते हैं। ड्राइवर जॉन की घड़ी मांगता है जो वो उसे दे देता है और वो तूफान से बच निकलते हैं। डॉक्टर अमीना पूछती हैं कि क्या पूरी दुनिया में यही हाल है। ड्राइवर कहता है कि दुनिया अब खतरनाक जगह बन गई है और लोग जिंदा रहने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। ये तूफान कहीं से भी आ जाते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। वो लंदन जाने का फैसला करते हैं, जहां एलिसन की दोस्त मकेंजी रहती है। उनकी बात 8-10 महीने पहले हुई थी और लगता है कि उसके पास जिंदा रहने का सब कुछ है। नेथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि क्या क्रेटर सच में है। वो कहती हैं कि हाँ, ये वैसा ही है जैसे केटी एक्सटिंक्शन में डायनासॉर्स खत्म हो गए थे, पर फिर नई जिंदगी शुरू हुई थी। उसके बिना हम यहाँ नहीं होते। ड्राइवर आराम करता है और वो लंदन से आधा घंटा दूर हैं। जॉन ड्राइवर से बात करता है जो कहता है कि क्रेटर सुनने में अच्छा लगता है, पर यह बस एक परी कथा है। नेथन अपने बाप से बात करने आता है कि अचानक जॉन को ज़मीन हिलती महसूस होती है। वो चीख कर सबको कुछ पकड़ने को कहता है और नेथन को लेकर एक दरख्त से लिपट जाता है। उनके ऊपर बेशुमार मीटियोर्स गिरने लगते हैं और वो मजबूती से पकड़े रहते हैं। जब मामला थोड़ा शांत होता है, जॉन देखता है कि ड्राइवर कार की तरफ भाग रहा है। जॉन उसे रुकने को कहता है क्योंकि मीटियोर्स अभी भी गिर रहे हैं, पर ड्राइवर कहता है कि कार ही सब कुछ है और जैसे ही वो पास जाता है, एक मीटियोर का टुकड़ा उसे कुचल देता है। मीटियोर शावर रुकने के बाद वो बाहर आते हैं, कार से अपना सामान लेते हैं और लंदन की तरफ पैदल चल पड़ते हैं।
वो लंदन में मकेंजी के घर पहुंचते हैं, जो गन लेकर तैयार होती है पर उन्हें देखकर खुश हो जाती है। उसके घर में अल्जाइमर्स के मरीज भरे हुए हैं। वो बताती है कि उन्हें मीटियोर के बारे में कुछ नहीं पता और वो उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। यही अब उसकी जिंदगी है। वो रात एंजॉय करते हैं। जॉन क्रेटर का पूछता है पर मकेंजी कहती है उसने सिर्फ अफवाह सुनी है। दूर कहीं गोलियां चलने की आवाज़ आती है पर मकेंजी कहती है लंदन सेफ है और उसने इस जगह को जितना हो सका बनाया है। रात को सूते वक्त एलिसन जॉन की खांसी सुनती है और उसे चेक करती है तो देखती है कि खून आ रहा है। जॉन बताता है कि स्काउट मिशन की वजह से रेडिएशन का असर हो गया है और उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं। वो नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हों। एलिसन कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज हो सकता है, पर जॉन यहाँ मरना नहीं चाहता। वो क्रेटर जाना चाहता है ताकि अपने आखिरी दिन उन्हें सेफ जगह पहुँचाने में लगा सके और अपने बेटे को बेहतर जिंदगी दे सके। अगली सुबह वो निकलने की तैयारी करते हैं। मकेंजी उन्हें कार, राशन और सेल्फ डिफेंस के लिए गन देती है। वो उन्हें डोवर जाने को कहती है, जहां से बोट लेकर वो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर सकते हैं। रास्ता लंबा है, इसलिए वो कार में गेम्स खेलने लगते हैं ताकि वक्त गुजर सके। अचानक अमीना को गोली लगती है। कोई उनकी कार छीनने के लिए गोली चला रहा है। वो बाहर निकलते हैं और जॉन गन लेकर जवाबी फायरिंग करता है। एक बंदा पीछे से आता है पर जॉन उसे मार देता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक और बंदा आ रहा होता है तो एलिसन मरे हुए बंदे की गन से उसे मार देती है। नेथन ठीक है पर अमीना मर चुकी है। वो उसे दफन करते हैं और जॉन दुआ पढ़ता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ घंटे बाद वो इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं पर देखकर दंग रह जाते हैं कि समुंदर ही गायब है। ब्रिटेन से फ्रांस तक पूरा जमीन बन चुका है। अच्छी बात यह है कि कार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। वो फ्रांस की तरफ ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि आगे बड़ी खाई होने की वजह से गाड़ियां रुकी हुई हैं। वो कार छोड़कर आगे जाते हैं जहां सर्वाइवर्स ने खाई पार करने के लिए पुल बनाया है। नेथन डर जाता है पर जॉन उसे हिम्मत देता है। वो तंग पुल पर चलना शुरू करते हैं जो बहुत डरावना होता है और हवा भी तेज़ होती है। अचानक हवा का झोंका आता है पर वो संभल जाते हैं। वो बीच वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं पर अभी और आगे जाना है। ज़मीन हिलने लगती है और उन्हें जल्दी करनी होगी। वो लैडर ब्रिज पर रेंग कर जाते हैं। बीच में फिर भूकंप आता है और वो कस के पकड़ लेते हैं। रस्सी वाला पुल टूट जाता है और कई लोग गिर जाते हैं। लैडर भी हिल रही होती है। एक बंदा वापस भागने की कोशिश करता है पर रास्ता बंद होता है। अपना पुल गिरता देख वो उनके पुल पर कूद जाता है और नेथन से टकराता है। नेथन लैडर से लटक जाता है। जॉन अपने बेटे को ऊपर खींचता है। प्लेटफॉर्म टूटने वाला होता है। वो जल्दी करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और पूरा ढांचा खाई में गिर जाता है। वो फ्रांस की तरफ चलते हैं पर सब कुछ तबाह होने की वजह से पता नहीं चलता कि पहुंच गए या नहीं। अचानक एक आदमी गन तान लेता है। जॉन बताता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस क्रेटर जाना चाहते हैं। आदमी गन नीचे करके हाथ मिलाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें कैलिला में एक अबैंडन्ड मिल में ले जाता है जो अब उसका घर है। वहाँ सोलर पावर होता है और वो हवा को फिल्टर करते हैं। वो अपनी बीवी और बेटी चमेलिया से मिलवाता है। उसकी बीवी पैरालाइज्ड है और बोल नहीं सकती। खाना खाते वक्त आदमी पूछता है कि क्रेटर क्यों जाना है। जॉन कहता है सुना है वो प्रॉमिस्ड लैंड है, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। आदमी बताता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। वेस्टर्न अलायंस और फ्रेंच आर्मी उसे ईस्टर्न अलायंस से बचा रहे हैं जो वहाँ की रिसोर्सेज चाहते हैं। पूरा इलाका जंग का मैदान बना हुआ है जिसे पार करना नामुमकिन है। रात को कमेला नेथन को अपना कमरा दिखाती है और नेथन उसे अपना सितारों वाला ब्लैंकेट दिखाता है। एलिसन जॉन से पूछती है कि उसके बाप ने अकेले में क्या कहा था। जॉन बताता है कि उन्होंने वादा लिया था कि वो एलिसन और नेथन की हिफाजत करेगा। अगली सुबह फ्रेंच आदमी उन्हें मैप देता है और जंग से बचने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि वेस्टर्न अलायंस बेस पर जाकर कमांडर जेनेट को ढूंढना और ये तस्वीर दिखाना। वो और जेनेट दोस्त थे और वो उनकी मदद करेगा। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को अपने साथ ले जाएं क्योंकि वो यहाँ फंसी नहीं रहनी चाहिए। एलिसन कहती है कि वो उसे सही सलामत क्रेटर पहुँचा देंगे। कमेला अपने माँ बाप को अलविदा कहती है और वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो आराम करते हैं और गेम्स खेलते हैं कि कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। ये वेस्टर्न अलायंस के सोल्जर्स हैं और फ्रेंच में बताते हैं कि सिविलियंस का आना मना है। कमिला फ्रेंच में समझाती है कि वो कमांडर जेनेट को ढूंढ रहे हैं जो उसके बाप के दोस्त हैं। सोल्जर्स कहते हैं कि रास्ता पार करना नामुमकिन है पर जॉन मदद की भीख मांगता है।
रात को एक सोल्जर उन्हें वॉर जोन से लेकर जाता है जहां दोनों आर्मीज लड़ रही हैं। सोल्जर उन्हें सर नीचे रखने को कहता है। वो वेस्टर्न अलायंस के खोदे हुए बंकर में पहुंचते हैं और लाशों के ढेर से गुजरकर सोल्जर उन्हें ट्रक में बिठाकर बेस कैंप छोड़ देता है जहां कमांडर जेनेट हैं। कमीला कहती है कि ये पहाड़ नए हैं, मतलब क्रेटर इनके पीछे है। वहां बहुत से सिविलियंस क्रेटर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जॉन इंचार्ज से बात करता है और तस्वीर दिखाकर कमांडर जेनेट का पूछता है। सोल्जर उसे कमांडर जेनेट की लाश दिखाता है। वो कहते हैं कि वो मदद नहीं कर सकते और उन्हें जाने का हुक्म देते हैं। जॉन गिड़गिड़ाता है कि वो मर रहा है और बस अपनी फैमिली को क्रेटर पहुंचाना चाहता है। सोल्जर अपने सबॉर्डिनेट को बस में जगह बनाने को कहता है। वो बस में बैठकर क्रेटर के लिए निकलते हैं। रास्ते में डाकू बस पर हमला कर देते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं। ड्राइवर भागने की कोशिश करता है पर उसे भी मार दिया जाता है। डाकू सबको बस से उतरने का कहते हैं। सब मजबूरी में उतर जाते हैं। जॉन बाकियों को आगे भेजने को कहता है और जब सब चले जाते हैं तो डाकू पर हमला कर देता है। उसका दोस्त मदद करता है पर मारा जाता है। बस से 2 गोलियों की आवाज़ आती है और जॉन जिंदा बाहर आता है पर उसे गोली लगी होती है। वो लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं। सब बस में बैठते हैं और एलिसन ड्राइव करती है। कुछ दूर जाकर बस चढ़ाई नहीं चढ़ पाती तो वो पैदल पहाड़ चढ़ने का फैसला करते हैं। लोगों की मदद से जॉन पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। वहां से उन्हें बड़ा सा इम्पैक्ट क्रेटर दिखता है, क्लार्क। ये बिल्कुल वैसा है जैसा सुना था, उपजाऊ जमीन, साफ पानी और रेडिएशन से पाक आसमान। ये देखकर जॉन उन्हें आराम करने को कहता है। जॉन बहुत खुश है कि वो पहुंच गए और ज़मीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि उसे खुशी है कि वो उन्हें यहाँ तक ला सका और फिर दम तोड़ देता है। नेथन वही लाइंस दोहराता है जो जॉन ने अमीना के लिए बोली थी ताकि उसे सही अलविदा कह सके। अब उनका काम है कि रहमत और समझदारी से नई बेहतर दुनिया बनाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे मूवी ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन का रीकैप। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी बाकी वीडियोज़ भी चेक करें।